नमस्ते। चलिए आज जरा समझते हैं बिहार में यूनिवर्सिटी पदों के लिए जो नए भर्ती नियम आ रहे हैं उनको। और हाँ, ये जानकारी उन सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत बहुत जरूरी है जो इस सफर में शामिल होने वाले हैं। तो अगर कोई बिहार की किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहा है तो ये पूरी चर्चा खास तौर पर उन्हीं के लिए है। देखिए, इस पूरे सफर को हमने 4 आसान हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले समझेंगे कि ये नए नियम हैं क्या। फिर देखेंगे कि कौन-कौन इसके लिए योग्य है। इसके बाद बात करेंगे परीक्षा और इंटरव्यू की, और आखिर में जानेंगे कि फाइनल सिलेक्शन होता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, बिहार के नए भर्ती नियम। जरा गौर से देखते हैं कि आखिर इसमें बदल क्या रहा है। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो ऑफिशियल ड्राफ्ट स्टैट्यूट है। इसका नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए परिनियम 2025। मतलब यही वो दस्तावेज है जो पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया की नींव बनने वाला है। अच्छा, अब इस पूरी प्रक्रिया में एक शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, आयोग। इसका पूरा नाम है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग। और सीधी सी बात यह है कि एग्जाम करवाने से लेकर इंटरव्यू लेने तक सारा का सारा काम यही आयोग करने वाला है। चलिए अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, एलिजिबिलिटी चेक। मतलब क्या कोई उम्मीदवार इस पद के लिए योग्य है भी या नहीं? यही तो पहला सवाल होता है हर किसी के मन में। तो बुनियादी शर्तें क्या हैं? सबसे पहले मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी कम से कम 55% मार्क्स के साथ। इसके साथ साथ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट क्लियर होना चाहिए, या फिर बिहार सरकार का जो स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसे स्लेट या सेट कहते हैं, वो पास होना जरूरी है। हाँ, एक बात और, कुछ रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए मार्क्स में 5% की छूट भी है। अब उम्र की बात कर लेते हैं। जिस साल वैकेंसी का विज्ञापन आएगा उस साल की 1 अगस्त को कम से कम उम्र 23 साल और ज्यादा से ज्यादा 45 साल होनी चाहिए। लेकिन ठहरिए, अगर किसी ने नेट या सेट पास नहीं भी किया है तो भी शायद एक रास्ता है। जी हाँ, जिन लोगों के पास पीएचडी की डिग्री है उनके लिए कुछ खास छूट भी रखी गई हैं। तो पीएचडी वालों के लिए जो छूट है उसे 2 हिस्सों में समझना होगा। देखिए, अगर पीएचडी 2009 के बाद मिली है तो यूजीसी के नियमों का पालन जरूरी है। इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि थीसिस का एक्सटर्नल इवैल्यूएशन हुआ हो, एक ओपन वाइवा हुआ हो और कम से कम 2 रिसर्च पेपर छपे हों। और अगर पीएचडी 2009 से पहले की है तो कैंडिडेट को अपनी यूनिवर्सिटी से यह सर्टिफाई करवाना होगा कि उनकी पीएचडी में भी करीब करीब यही सब शर्तें पूरी हुई थीं। एलिजिबिलिटी तो समझ ले, अब आते हैं इस पूरी चयन प्रक्रिया के दिल पर, मतलब इसके सबसे जरूरी हिस्से पर, तीसरा खंड, एग्जाम और इंटरव्यू। और सबसे बड़ी बात, नंबर कैसे मिलेंगे। देखिए, ये पूरी की पूरी चयन प्रक्रिया कुल 200 नंबरों की है और यहाँ एक एक नंबर कीमती है। और इन 200 नंबरों का जो बंटवारा है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। जो रिटन एग्जाम है उसके लिए है पूरे 160 नंबर, मतलब 80%। और इंटरव्यू उसके लिए हैं सिर्फ 40 नंबर, यानी 20%। तो साफ है, सबसे ज्यादा जोर लिखित परीक्षा पर ही दिया गया है। और ये बात हम हवा में नहीं कह रहे हैं। ये जो स्टैट्यूट है उसके एनेक्स्चर 1 में ये 80-20 का ब्रेकअप बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। 160 नंबर रिटन एग्जाम के और 40 इंटरव्यू के। अच्छा, अब इस रिटन एग्जाम के बारे में कुछ और बातें भी जान लीजिए। टोटल मार्क्स तो 160 हैं ही, और टाइम मिलेगा 3 घंटे का। इसे क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 50% मार्क्स लाना जरूरी है। हाँ, SC/ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ये कट ऑफ थोड़ा कम, मतलब 45% रखा गया है। तो रिटन एग्जाम हो गया, अब आगे क्या? दस्तावेज के मुताबिक हर एक पोस्ट के लिए लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मतलब एक सीट पर 3 उम्मीदवार। इसके बाद नंबर आता है इंटरव्यू का, जो 40 नंबर का है। और हाँ, इंटरव्यू में हाजिर होना एकदम जरूरी है। अगर कोई इंटरव्यू में नहीं पहुंचा तो वो सीधे सीधे इस रेस से बाहर हो जाएगा। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। चौथा और आखिरी हिस्सा, फाइनल सिलेक्शन, यानी मेरिट लिस्ट से लेकर अपॉइंटमेंट लेटर तक की कहानी। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटन एग्जाम के 160 नंबर और इंटरव्यू के 40 नंबर दोनों को जोड़कर तैयार होगी। मतलब किसी की रैंक क्या होगी ये उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस पर ही निर्भर करेगा। लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए, अगर 2 या ज्यादा उम्मीदवारों के टोटल मार्क्स बिल्कुल बराबर हो गए तो क्या होगा? ये सवाल बहुत जरूरी है।
इसका भी जवाब इस स्टैट्यूट में दिया गया है और इसका टाई ब्रेकर रूल बड़ा मजेदार है। देखिए 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जिसके रिटन एग्जाम में ज्यादा नंबर होंगे उसे चुना जाएगा। अगर वहां भी टाई हो गया तो स्टेप 2, इंटरव्यू के नंबर देखे जाएंगे। मान लीजिए वहां भी स्कोर बराबर है तो स्टेप 3, जो उम्र में बड़ा होगा उसे मौका मिलेगा। और अगर सोचिए जन्म की तारीख भी एक ही निकली तो आता है आखिरी स्टेप, स्टेप 4। देवनागरी लिपि के हिसाब से जिसका नाम अल्फाबेट में पहले आएगा बाजी वही मार ले जाएगा। मेरिट लिस्ट फाइनल होने के बाद कहानी कैसे आगे बढ़ती है? सबसे पहले आयोग अपनी सिफारिशें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजता है। फिर डिपार्टमेंट उस लिस्ट को संबंधित यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को फॉरवर्ड करता है। इसके बाद यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट लेटर जारी करती है और आमतौर पर कैंडिडेट को ज्वाइन करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाता है। और अब आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बनता है, क्योंकि इस नई व्यवस्था में 80% जोर लिखित परीक्षा पर है, तो ये चीज़ आने वाले समय में बिहार के प्रोफेसरों के प्रोफाइल को, उनके चयन के तरीके को किस तरह से बदल सकती है, इस पर सोचिएगा ज़रूर।